BEE में अपन का ओम्स लॉ तक हो गया था। अब मैं अगला ओम्स लॉ से मैंने रेजिस्टेंस जैसा टर्म निकाला था आर। रेजिस्टेंस निकाला था आर, जिसको कांस्टेंट निकाला था उसमें, जिसको रेजिस्टेंस नाम दिया था, यूनिट बता दिया था ओम है करके। अब रेजिस्टेंस को ही देख लेते हैं पूरा होता क्या है ये। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है, किसी मटेरियल का, सब्सटेंस का एक ही मतलब है, या फिर किसी वायर का हो सकता है, या फिर किसी स्पेसिमेन का हो सकता है, किसी डिवाइस का हो सकता है, किसी सर्किट का हो सकता है। बेसिकली ये क्या है, आपका एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपका प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का, किसी सर्किट का, किसी वायर का, या फिर किसी डिवाइस का, या स्पेसिमेन का। इट इज रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ चार्जेस। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यह रेजिस्टेंस जो होता है किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण ये अपने से होकर बहने वाली धारा या फिर इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस की फ्लो रेट का क्या करता है, अपोज करता है। सॉरी, चार्जेस की फ्लो रेट को क्या करता है, ये अपोज करता है। इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस, या फिर इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करेंट। ठीक है, तो बेसिकली किसी सब्सटेंस का वह गुण जिस गुण के कारण यह अपने से होकर बहने वाली धारा का विरोध करे, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो का विरोध करे, या फिर चार्जेस का फ्लो का विरोध करे। एक ही मतलब है तीनों चीज। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल और एनी सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करेंट। क्लियर हुआ? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ में बहने वाली धारा का विरोध करे, उसी गुण को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है वो अपोजिशन का गुण है, अपोज करने का। ठीक है, अपोज ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, या फिर फ्लो ऑफ चार्जेस बोल सकते हो, या फिर फ्लो ऑफ करंट बोल सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो का अपोज करता है, या फिर चार्जेस के फ्लो का अपोज करता है, या फिर करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो किसी भी सब्सटेंस का, किसी मटेरियल का गुण होता है। क्लियर हुआ? अपोजिशन की प्रॉपर्टी। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल और प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस और प्रॉपर्टी ऑफ एनी वायर और एनी स्पेसिमेन ड्यू टू विच it opposes the flow of electrons or it opposes the flow of charges or it opposes the flow of current। ठीक है, तो उससे होकर बहने वाली धारा का विरोध करने का जो गुण है, ऑब्स्ट्रक्शन का गुण है, अपोजिशन की जो प्रॉपर्टी है, उसी अपोजिशन प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उस मटेरियल का, उस स्पेसिमेन का, उस वायर का, उस सर्किट का, या फिर उस डिवाइस का क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो SI जो यूनिट होता है, SI जो यूनिट होता है वो ओम होता है। ओम नाम के साइंटिस्ट के ही बेस पर अगर इलेक्ट्रॉनिक सिंबल यूनिट की बोलेंगे तो ये ओम होता है, और रेजिस्टेंस को कोई भी सर्किट में इसके द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई भी रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये आपका यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट होता है, पैसिव एलिमेंट है। बेसिकली क्या एलिमेंट है,
पेशी एलिमेंट है, इसमें आपका सेल्फ किसी भी प्रकार का सिग्नल जनरेशन वगैरह की एबिलिटी नहीं होता। ये क्या कंपोनेंट होता है? पेसिव कंपोनेंट होता है। पेशी मतलब अपने आप में ये निष्क्रिय है, खुद से बिना एनर्जी का ये अपना आप में कुछ कर नहीं सकता, ऐसा समझ लो। तो बेसी सॉरी हेल्थ है ठीक नहीं है, फिर भी ले रहा हूँ मैं, ठीक। पेशी कंपोनेंट एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो आपका ओम है। ओम लिख भी सकते हो या फिर इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। ये आपका रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल कहीं पर सर्किट में या इस टाइप का कहीं पर भी दिखेगा तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वो एक रेजिस्टर है, और जिसकी रेजिस्टेंस उसके साथ में जो लिखा हुआ वैल्यू उसकी रेजिस्टेंस को बताता है। तो यहाँ पर मैं आर लिख दिया हूँ, तो आर ओम उसकी रेजिस्टेंस। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक, क्लियर हुआ। तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस जो रजिस्टर है, रजिस्टर की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रजिस्टर बेसिकली क्या होता है? एक पेसिव कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो अपने से होकर बहने वाली धारा का क्या करता है? विरोध करता है। तो आपका ये एक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है, रजिस्टर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जो अपने से होकर बहने वाली धारा का क्या करता है? विरोध करता है। तो resistor is nothing but it is a electronic component which opposes the flow of electrons or flow of charges or flow of current through it। कहने का मतलब वह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, वह पेसिव कंपोनेंट होता है जो अपने से होकर बहने वाली धारा का क्या करता है? विरोध करता है। उसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को, उस पेसिव कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? रेजिस्टर। और रेजिस्टर की उस विरोध करने का जो गुण है, उस अपोजिशन की प्रॉपर्टी है, उसी अपोजिशन की प्रॉपर्टी को हम उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो ये रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है कि उस रेजिस्टर पर ही मिलेगा, वो तो किसी में भी हो सकता है। ह्यूमन बॉडी का भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। हर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, क्यों ना बहुत ही कम हो, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस है तो सिर्फ रजिस्टर की ही प्रॉपर्टी रहेगा। हर एक सब्सटेंस, हर एक वायर का, हर स्पेसिमेन का, हर एक डिवाइस का एक क्या होता है? एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। और रजिस्टर की इस इंटरनल प्रॉपर्टी को, उसकी प्रॉपर्टी को, अपोजिशन की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है, इसका सिंबल ओम में ये है। और किसी रजिस्टर को सर्किट में इस सिंबल के थ्रू हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? रजिस्टर बेसिकली एक पेसिव कंपोनेंट होता है। पेसिव कंपोनेंट किसको बोलते हैं? जिसमें सेल्फ सिग्नल जनरेशन की एबिलिटी नहीं होता। सेल्फ सिग्नल, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन, इंटरव्यू में भी राइज हो सकता है। इसमें सेल्फ सिग्नल जनरेशन की एबिलिटी नहीं होता। सेल्फ सिग्नल जनरेशन की एबिलिटी नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर कंक्लूजन ये बोल देता हूँ कि एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स अपना किसी भी टाइप का परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, अपना ऑपरेशन शो नहीं करता, ठीक है। तो इसको अपने ऑपरेशन के लिए, इसके परफॉर्मेंस के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सेल्फ पेसिव मतलब निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब क्या होगा? जो अपने आप में कुछ ना कर सके जब तक बाहर से उसको कुछ ना दे, तो उस टाइप का चीज़ है पेसिव है। सेल्फ सिग्नल जनरेशन की एबिलिटी नहीं होती, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हम पेसिव कंपोनेंट बोलते हैं। और पेसिव कंपोनेंट का एग्जांपल क्या है? रेजिस्टर। क्लियर हुआ? रेजिस्टर की उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसके कारण वो अपने से होकर फ्लो होने वाले करेंट का क्या करता है? अपोज करता है। क्लियर हुआ? तो आई थिंक ये रजिस्टर की रेजिस्टेंस आप सबको क्लियर हो गया होगा। रजिस्टर की रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से अगर शो करें, किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस को उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम? रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस बात कर लिया तो रेजिस्टिविटी बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल और वायर और सर्किट और एनी डिवाइस, किसी की जिसकी बात करेंगे हम उसी का नाम लेंगे। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल की, किसी वायर की या फिर किसी भी स्पेसिमेन की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम उसका क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये एक्चुअल में ये कांस्टेंट होता है। स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी है बेसिकली क्या होता है? कांस्टेंट पैरामीटर होता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। जिस मटेरियल से कोई डिवाइस बना है जिसका हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो उस रेजिस्टेंस को डिज़ाइन करने के लिए या फिर उस मटेरियल को या फिर उस सर्किट को जिसकी बात कर रहे हैं अपन, मान लिया जाए कोई आपका डायोड है। अगर मैं डायोड की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की बात करूं तो डायोड है वो जिस मटेरियल का भी बना रहेगा उस मटेरियल के टाइप पर उसकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी डिवाइस, एनी वायर और एनी स्पेसिमेन। ठीक है, जिसकी बातें कर रहे हैं मटेरियल पर डिपेंड कर। तो कोई भी मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को उस मटेरियल का क्या बोलेंगे हम? रेजिस्टिविटी। कोई पूछेंगे तो एक लाइन में यही बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्लियर हुआ? रेजिस्टिविटी को मैथमेटिकली देखा जाए तो इसको रो से शो करते हैं, रो से, और इसका सिंबल होता है ये रो, उसकी वो है, इसकी यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। मतलब ये बोल सकते हो कि पर यूनिट लेंथ पर उसकी लंबाई पर कितनी उसकी रेजिस्टेंस है, उसकी लंबाई पर टोटल उसकी रेजिस्टेंस क्या है, वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो रो अगर हम इसको रो से शो करते हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो होता है वो कोई भी मटेरियल की रेजिस्टेंस का जो गुण है, उस मटेरियल की रेजिस्टेंस को अगर आर मान लिया, जिसका भी बात कर रहा हूँ, सपोज आर इज रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल, जिसके बारे में हम रेजिस्टेंस निकालना है उसकी बात करें, तो आर कोई भी मटेरियल की रेजिस्टेंस है। सपोज यहाँ पर एक चीज़ बना देता हूँ, ये है, चल मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये आपका सेमीकंडक्टर बार है या फिर एक वायर है, एक स्पेसिमेन है, कोई सा भी है। ठीक है, सपोज इस स्पेसिमेन की लेंथ को मैं क्या ले लिया? एल ले लिया। ठीक, समझ में है? इसकी डायमीटर को अगर मैं डी ले लेता हूँ, इसकी डायमीटर को डी ले लिया, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए ले लिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब छोटा सा टुकड़ा, उसका कटिंग करूँगा, कटर ले लो, और कटर लेने के बाद इस स्पेसिमेन के एक कोने को छोटा सा स्लाइस कटिंग कर दो। स्लाइस कटिंग करने से जो टुकड़ा मिलेगा आपका, उसकी जो एरिया जो होगा वही क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है। ठीक है, तो मान लिया जाए मैं इस रजिस्टर, ये स्पेसिमेन दिया हूँ, इस स्पेसिमेन की मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, तो किसी भी स्पेसिमेन, किसी भी मटेरियल या फिर किसी भी डिवाइस की जो रेजिस्टेंस आर जो होता है, उस स्पेसिमेन की लेंथ का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सपोज इसकी रेजिस्टेंस है वो आर है, तो आर जो है वो इस स्पेसिमेन की लेंथ का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये बोला है। ठीक है, किसी भी स्पेसिमेन, किसी भी वायर या फिर किसी भी कंडक्टर, कोई भी चीज़, उसकी रेजिस्टेंस ऑलवेज उसकी लेंथ का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। देखो मैं हर एक चीज़ को यहाँ पर लिख नहीं सकूँगा भाई,
आप लोगों को मेरा वॉइस कैप्चर करना है और जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ सिक्वेंसली, वैसे वैसे अपना खुद का नोट्स बनाते जाना है। आपको ट्राई करना है, आपको नोट्स बनाना आ जाएगा। आप पेन उठाओ, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप समझते जाओ, समझ कर अपने ऑन वर्ड्स में नोट्स लिखते जाओ। 2 दिन 4 दिन अच्छा नहीं लिखोगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि मैं जितना बता रहा हूँ पूरे चीज़ कैप्चर भी कर लोगे और सबको लिख भी डालोगे। तो आप सबको कोशिश करना है अपने ऑनवर्ड्स में नोट्स बनाने का। तो कोई भी कंडक्टर या स्पेसिमेन की रेजिस्टेंस हमेशा उस स्पेसिमेन की लेंथ का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा ये है कि उस स्पेसिमेन की जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है उस स्पेसिमेन की क्रॉस सेक्शनल एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ए इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस स्पेसिमेन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब ये वायर है, डिवाइस है, जो भी जिसका भी रेजिस्टेंस निकालोगे उसी का एरिया लेना है। तो आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्पेसिमेन। इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की बात करेंगे तो R जो है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा L डिवाइडेड बाय A हो जाएगा। R तो L का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है और R जो है वो A का इन्वर्सली। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को कंबाइन करूँगा तो ये होगा। और अगर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊँगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा और यहाँ पर ये कांस्टेंट लूँगा वो क्या है, रो, और इनटू क्या हो जाएगा ये L/A। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी स्पेसिमेन। ठीक है, क्लियर हुआ। तो देख सकते हो कि कोई भी स्पेसिमेन का रेजिस्टेंस है उसकी लंबाई पर डिपेंड कर रहा है L पर, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड कर रहा है A पर, और रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर। तो किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। और ये किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल के टाइप पर, जिससे वो स्पेसिमेन बना है उस पर डिपेंड। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, तो रो तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट पैरामीटर है, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है। ये मटेरियल के टाइप पर डिपेंड करता है। सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए अलग रहेगा, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम के लिए रो का वैल्यू अलग होंगे। ठीक है, जर्मेनियम के लिए रो का वैल्यू अलग, जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग, गोल्ड के लिए। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो रो आप चार्ट निकाल सकते हैं, नेट से सर्च कर सकते हो, हर एक मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको अलग अलग मिलेगी। क्लियर हुआ। तो रो तो कांस्टेंट हो गए। एल इस लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, ये लेंथ ऑफ स्पेसिमेन है जो मैं लिया था उसकी स्पेसिमेन का लेंथ। ए उस स्पेसिमेन की क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो R इक्वल टू क्या हो गया, रो L/A। इससे फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। मैं इस सेशन में न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, बी केयरफुल, बहुत लंबा चलेगा, क्लासेस है वो। ठीक है, तो आप मेरे साथ पढ़ते जाओ, अदरवाइज पिछड़ जाओगे, मैं नहीं जानता। ठीक, तो ये है R इक्वल टू रो L/A। तो फाइनली देखने से पता चल जा रहा है कि अगर किसी भी स्पेसिमेन लेंथ ज़्यादा है, अगर स्पेसिमेन का लेंथ ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगी। अगर स्पेसिमेन की एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। तो स्पेसिमेन की क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, एरिया इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी है वो कम होगा। इसका मतलब मोटा अगर वायर है, मान लिया मैं वायर की बात करूं, तो अगर मोटा वायर है तो थिक जो वायर है उसकी डायमीटर ज़्यादा होगा। इनर डायमीटर ज़्यादा होने से उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ज़्यादा होंगे।
क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है वो क्या होंगे, कम होंगे। रेजिस्टिव प्रॉपर्टी क्या होगा, कम होगा। तो मतलब क्या है, मोटा वायर का रेजिस्टेंस है वो क्या रहेंगे, कम होंगे। सिमिलरली उल्टा ले लेते हैं, अगर कोई वायर पतला है, थिन वायर है, तो थिन वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डायमीटर कम होंगे। डायमीटर कम होने से उसकी एरिया कम होगा, और एरिया कम होने से उसके क्या है, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। सिमिलरली आपका लेंथ पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं लेंथ की बात करूं, तो अगर वायर की लेंथ बढ़ेगा, जितना लंबा वायर होंगे उसकी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है वो भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कंप्लीट रेजिस्टेंस का गुण किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट ना हो करके कंप्लीट उस स्पेसिमेन की पूरे लंबाई तक डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इस कारण उसकी रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, लंबाई के साथ बढ़ेगा। क्लियर हुआ। तो ये हो गया। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो आर की अगर यूनिट निकालूंगा तो रो का मैंने बताया ओम मीटर होता है करके। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या मिलेंगे आपको, ओम। तो कोई भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस या फिर किसी मटेरियल की रेजिस्टिव प्रॉपर्टी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। क्लियर हुआ। तो ये है कोई भी मटेरियल की रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस होता क्या है, किसी भी मटेरियल का वो गुण जिसके कारण वो अपने से होकर बहने वाली धारा का विरोध करे, करंट का अपोज करे, चार्जेस के फ्लो का अपोज करे। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रजिस्टर की उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलेंगे। जो एलिमेंट इस टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को खास रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर की उस गुण को रेजिस्टेंस। वैसे रेजिस्टेंस की जो गुण है वो हर एक मटेरियल पे रहेंगे कुछ ना कुछ। अगर मैं उसकी हर एक मटेरियल की अगर डिस्कशन करूं, मान लिया जाए, तो कुछ कुछ मटेरियल ले लेता हूं कि किसका सबसे ज़्यादा होता है। कुछ मटेरियल्स ले लेते हैं अपन। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस का जो गुण है, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका होता है उसकी बात कर लेता हूँ। सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होता है, एक तो इंसुलेटर मटेरियल का होगा। अगर मटेरियल की बात करें तो इंसुलेटर होगा, क्योंकि इसमें करेंट कम्प्लीटली क्या होता है, करेंट आई की वैल्यू कम्प्लीटली ज़ीरो। करेंट वैल्यू आई इक्वल टू ज़ीरो होता है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर रेजिस्टिविटी में कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर में करंट का फ्लो आसानी से होता है। करंट में इंडक्टर में आइडियली करंट इनफाइनाइट होता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आसानी से हो जाता है। मगर अगर मैं आइडियल कंडक्टर की बात करूं तो आइडियल कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो होता है। बट ये तो आइडियल है, आइडियल होता नहीं है, कुछ ना कुछ उसकी रेजिस्टेंस रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर मिनिमम रेजिस्टेंस की बात करूं तो मिनिमम रेजिस्टेंस की जो गुण है वो सिल्वर में होती है। ठीक है, सिल्वर जो मटेरियल है, चांदी जो है, ठीक है, इसका सिंबल है एजी, आर्जेंटम बोलते हैं इसको। केमिस्ट्री में लैटिन नेम है आर्जेंटम, एजी। तो सिल्वर है, उसकी रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है वो सबसे कम होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता भी होना चाहिए। तो सिल्वर की रेजिस्टेंस का जो गुण है, सबसे कम रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी किसका होता है,
सिल्वर। अब सिल्वर है, सिल्वर की सबसे कम होती है, सिल्वर के बाद कौन है आएगा आपका, कॉपर आएंगे। कॉपर के बाद क्या आएगा, एल्यूमिनियम आएगा। ठीक है, ये ऐसा है। तो सिल्वर का सबसे कम होता है, फिर कॉपर का होता है, ये एल्यूमिनियम। सिल्वर तो अपने आप में बहुत कीमती धातु है, बहुत महंगा है। आप अब सोचोगे कि सिल्वर से कोई सर्किट डिज़ाइन करें, इट नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। कंपनी ऐसे प्रोडक्ट नहीं डिज़ाइन नहीं करते, फैब्रिकेट नहीं करते, प्रोड्यूस नहीं करते जिसको आम जनता खरीद ना पाए। तो सिल्वर तो यूज़ नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही सिल्वर का यूज़ होता है जहाँ पर इसकी आवश्यकता ज़रूरी हो, बट इसके बिना अगर काम चल जाए तो सिल्वर को अवॉइड कर देते हैं। फिर बचता है आपका कॉपर है। कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है सिल्वर के बाद। तो कॉपर है, उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, मतलब इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी है सिल्वर से जस्ट कम है, इस कारण हम इसको मोस्ट वाइडली यूज़ करते हैं। बट कॉपर भी थोड़ा सा महंगा पड़ता है। ठीक है, अगर कॉपर कॉस्टली हो जा रहा है तो उसके बाद बचा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम थोड़ा सा सस्ता है। तो एल्यूमिनियम कॉपर के बजाय हम मोस्ट वैल्यू अगर चीपर अगर कोई आपका सर्किट कोई डिवाइस मिल रहा है जहाँ पर कॉपर यूज़ होता है, तो वो जो चीपर जो सर्किट है उसका डिज़ाइन है मान कर चलो एल्यूमिनियम से हुआ है और थोड़ा सा कॉस्टली अगर दिख रहा है तो समझ जाना कि उसमें कॉपर यूज़ हुआ है। सिल्वर को तो यूज़ ही नहीं करते, कोई स्पेसिफिक जगह पे ही यूज़ करते हैं जहाँ पर उसके बिना पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो सबसे कम बोलेंगे सिल्वर का, फिर कॉपर का, फिर एल्यूमिनियम का। सबसे ज़्यादा अगर मिनिमम रेजिस्टेंस की बातें हो गए, अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो बात करेंगे तो टंगस्टन जैसे धातु है ना, टंगस्टन, इस टंगस्टन जैसे आपका जो मेटल है, इस टंगस्टन जैसे मेटल की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मिस्टेक हो सकता है। टंगस्टन जैसे आपका मेटल है, उसकी रेजिस्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये आपका फिलामेंट वगैरह बनाने में यूज़ होता है, बल्ब वगैरह में। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम सिल्वर का, सबसे ज़्यादा टंगस्टन का। ठीक है, या फिर हीटिंग एलिमेंट के, जहाँ पर भी हीटिंग एलिमेंट की बात आए ना, तो हीटिंग एलिमेंट के लिए ऐसे ही फिलामेंट डिज़ाइन करने के लिए हाई रेजिस्टिव वाले मटेरियल का यूज़ करते हैं। जैसा कि हीटर है, हीटर की कॉइल डिज़ाइन करने के लिए नाइक्रोम यूज़ करते हैं, निकिल क्रोमियम आयरन। ठीक है, नाइक्रोम मटेरियल कंपाउंड मटेरियल है एक्चुअल में, निकिल का, क्रोमियम का और आयरन का। ठीक है, तो निकिल क्रोमियम और आयरन, तो निकिल क्रोमियम और आयरन के कंपाउंड सब्सटेंस का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके कंपाउंड जो मेटल है, एलॉय जो है, उसकी रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। तो जिस एलॉय की रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है ना, वो अपने से करंट फ्लो होने पर वो हीट प्रोडक्शन शुरू कर देता है। तो हीटिंग इफेक्ट पर ही बेस्ड है हीटर जो है। ठीक है, तो नाइक्रोम मटेरियल यूज़ होता है क्योंकि इस एलॉय की रेजिस्टिविटी है, प्रॉपर्टी है ज़्यादा। टंगस्टन का फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है। क्लियर हुआ? तो ये है रेजिस्टिविटी सबसे कम सिल्वर का, सबसे ज़्यादा आपका क्या है, किसका होगा, टंगस्टन का। ठीक है, तो कुछ चीज़ें याद रखेंगे। सबसे कम अगर रजिस्टिविटी की बात करें, अगर मेटल के मतलब ग्रुप में बात करें तो मेटल या फिर कंडक्टर का होगा, या फिर सबसे ज़्यादा अगर बोलेंगे तो इंसुलेटर का होगा। अगर मटेरियल के टाइप में ग्रुप से ही बात कर दे, अगर स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी मेटल मटेरियल की बात करें तो सबसे कम सिल्वर का होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, टंगस्टन का। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी का गुण। ठीक है, हमने ओम्स का नियम दिया, ओम्स लॉ पढ़े थे प्रीवियस में, ये हो गया। तो ओम्स लॉ में V = I/R निकला था। या इस रिलेशनशिप से हम तीन रिलेशन बना सकते हैं। या तो अगर मुझे करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो उसमें वोल्टेज कितना होगा निकाल सकते हैं। मान लिया जाए उसमें मुझे अगर करंट निकालना आई तो R को डिवाइड कर दूं तो V/R होगा। ठीक है,
और अगर मुझे आर निकालना है तो इसमें क्या होगा, वी डिवाइडेड बाय आई। तो ये तीन रिलेशन है, तीन पैरामीटर के बीच में तीन रिलेशन बनता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या है, आपका तीन रिलेशन बना। अगर आपको वोल्टेज पता हो, सर्किट का रेजिस्टेंस पता हो, तो आप उसमें बहने वाली करंट निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ करंट यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। आफ्टर दैट, अगर आपको वोल्टेज सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज पता है, अगर उसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू पता है, तो इस रिलेशन से आप सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, आर। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर मान लिया जाए मैं 1 एम्पियर करेंट की अगर बात करूँ, अगर मैं 1 एम्पियर करेंट की बात करूँ, आई इक्वल टू 1 कब होगा, अगर यहाँ पर 1 वोल्ट का मैं वोल्टेज लगाऊंगा और 1 वोल्ट का रेजिस्टेंस, 1 ओम के रेजिस्टेंस, मतलब क्या हो, अगर 1 ओम के रेजिस्टेंस वाले सर्किट में 1 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अगर 1 ओम रेजिस्टेंस वाले सर्किट में अगर 1 वोल्ट का अपन वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज देंगे, तो उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगा, 1 एम्पियर होंगे। ठीक है, तो 1 एम्पियर को ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट ऑफ 1 ओम व्हेन वी अप्लाइड अ वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट। क्लियर हुआ। जब किसी 1 ओम रेजिस्टेंस वाले सर्किट के अक्रॉस हम 1 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस सर्किट में जो करंट का फ्लो होता है, वही करंट है वो क्या है, 1 एम्पियर का करंट। ठीक है, तो वो 1 एम्पियर का करंट कहलाएगा। अगर 1 ओम के रेजिस्टेंस वाले सर्किट पे अगर हम 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अप्लाई करें, तो उस पर्टिकुलर केस में उस पर्टिकुलर सर्किट में जितनी अमाउंट में करंट का फ्लो होगा, वही करंट क्या कहलाएंगे, 1 एम्पियर का करंट। अगर कभी पूछ दे तो आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ। करंट को ही हम जब डिफाइन किए थे तो आई इक्वल टू क्या लिए थे, डी क्यू बाई डी टी, या फिर कहीं कहीं पर सिंपल निकाल देते हैं क्यू बाई टी। ठीक है, आप जो चीज़ है छूटा है या बाद में याद आता है उसको ऐड कर दवा रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। ठीक, तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट पर यूनिट टाइम थ्रू एनी सर्किट इज कॉल्ड करेंट और इलेक्ट्रिसिटी। मैथमेटिकली आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी या फिर क्यू बाई टी, सिंपल चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर आपको 1 एम्पियर का करंट और डिफाइन करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। क्यू का यूनिट क्या है, कूलाम होता है, तो 1 कूलाम, चार्जेस का यूनिट कूलाम होता है, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी सर्किट में 1 कूलाम जो चार्जेस हैं वो प्रति सेकेंड की दर से फ्लो हो रहा है, 1 कूलाम चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलाम चार्जेस एट पर यूनिट टाइम, मतलब एट पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो उस समय करंट का जो फ्लो होगा आई इक्वल टू वो क्या होंगे, 1 एम्पियर का होंगे। ठीक है, तो 1 एम्पियर का करंट कौन कहलाएगा, समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया कि जब किसी सर्किट में 1 कूलाम चार्जेस एक यूनिट सेकेंड टाइम इंस्टेंट में फ्लो हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। तो 1 कूलाम एट पर यूनिट सेकेंड टाइम। ठीक है, तो किसी सर्किट में एक इकाई सेकेंड समय में 1 कूलाम चार्जेस का जो फ्लो रेट है, वही फ्लो रेट उस सर्किट में क्या बताएगा, 1 एम्पियर का करंट। तो ये हो गया। आई थिंक रेजिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल और एनी वायर और एनी सर्किट और एनी डिवाइस ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वो अपने से होकर बहने वाली धारा का विरोध करे, अपोज करे, उसी प्रॉपर्टी को, उस गुण को हम क्या बोलते हैं, उसकी रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ। ये हो गया। कोई भी मटेरियल, कोई स्पेसिमेन, कोई वायर या फिर किसी डिवाइस की रेजिस्टेंस 3 प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। इससे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ स्पेसिमेन,
उस स्पेसिमेन की लंबाई पर डिपेंड करता है। लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। अगर लंबाई बढ़ेगी, इफ लेंथ ऑफ स्पेसिमेन इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस ऑफ स्पेसिमेन आल्सो विल बी इंक्रीजेस, वो भी बढ़ेगा। दूसरा प्रॉपर्टी है उस स्पेसिमेन की क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। अगर स्पेसिमेन की क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ता है तो उस स्पेसिमेन की रेजिस्टेंस है वो घटेंगे, मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस है वो कम होंगे, डिक्रीज होगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होता है तो उसकी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी स्पेसिमेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्पेसिमेन। मोटा वायर की रेजिस्टेंस है वो कम होंगे, क्योंकि उसकी डायमीटर ज़्यादा होने से उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने के कारण उस स्पेसिमेन की रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है। वैसे ही आपका अगर पतला वायर है तो पतला वायर की इनर डायमीटर कम होगा। इनर डायमीटर कम होने से उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने के कारण उस स्पेसिमेन की रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है। एक्चुअल में रेजिस्टेंस जो होता है वो एक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है। ये कंप्लीट डिवाइस के या स्पेसिमेन के पूरे हर पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, हर पॉइंट पे रहता है। ऐसा नहीं कि उस स्पेसिमेन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही ये कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा ये गुण, ऐसा नहीं। ठीक। तो ये पैसिव कंपोनेंट होता है। रजिस्टर जो होता है बेसिकली पैसिव कंपोनेंट होता है, क्योंकि इसमें सेल्फ सिग्नल जनरेशन की एबिलिटी नहीं होती। ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। ये अपने प्रॉपर्टी को तभी शो करेंगे जब आप इसमें एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स अप्लाई करेंगे तब। विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से ये अपने आप में कुछ भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो ये पैसिव कंपोनेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछ देता है कि रजिस्टर किस टाइप का कंपोनेंट है। क्लियर हुआ। दूसरी बात है आपका रजिस्टर है, उसकी कोई टर्मिनल है वो फिक्स नहीं रहता, याद रखना। आप किसी भी टर्मिनल को फर्स्ट मान लीजिए, ये रजिस्टर का सिंबल बना देता हूँ, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, दोनों तरीका से काम कर सकता है, दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई पोलैरिटी फिक्स नहीं है। अगर आप इसको फर्स्ट टर्मिनल लेते हैं तो ये सेकंड हो जाएगा। अगर आप इसको फर्स्ट टर्मिनल कंसीडर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेकंड हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो ये रजिस्टर जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है, मतलब पोलैरिटी इसकी फिक्स नहीं होती है, नॉन पोलराइज्ड एलिमेंट है। इसकी पोलैरिटी है वो कोई फिक्स नहीं है कि लेफ्ट साइड ही पॉजिटिव होगा राइट नेगेटिव होंगे, ऐसा है ही नहीं। अगर आप लेफ्ट साइड को पॉजिटिव की तरह यूज़ करेंगे राइट निगेटिव हो जाएगा, अगर राइट है पॉजिटिव की तरह यूज़ होगा तो लेफ्ट है वो निगेटिव हो जाएगा। तो इसकी पोलैरिटी कोई फिक्स नहीं होता, नॉन पोलराइज्ड है बोल सकते हो। इसमें कोई पोलैरिटी नाम का चीज़ नहीं होता, किसी भी एक टर्मिनल को प्लस और किसी को भी माइनस। क्लियर हुआ। तो ये है यूनिपोलर, है ना, मतलब नॉन पोलराइज्ड, यूनिपोलर नहीं बोलेंगे, नॉन पोलराइज्ड है। इसकी टर्मिनल है या पोलैरिटी है वो फिक्स नहीं है, किसी को भी वन और टू टर्मिनल आपका बेसिकली डिवाइस होता है। ठीक है। रजिस्टर बेसिकली क्या होता है, टू टर्मिनल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो अपने से होकर बहने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है, अपोजिशन की प्रॉपर्टी शो करता है। धारा का अपोजिशन बोलो, चाहे चार्जेस का अपोजिशन बोलो, चाहे करेंट का अपोजिशन बोलो, एक ही मतलब है। क्लियर हुआ। तो ये रजिस्टर हो गया, रजिस्टर की यूनिट हो गया। मटेरियल की रजिस्टिविटी किस पर, रेजिस्टेंस किस पर, रेजिस्टेंस तीसरा जो चीज़ है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रो से शो करते हैं जिसका यूनिट ओम मीटर होता है। ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, किसी भी मटेरियल या फिर किसी भी स्पेसिमेन की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी होते हैं। और रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल के टाइप पर डिपेंड करता है। मटेरियल चेंज होने से उस डिवाइस की
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी फाइनली मटेरियल पर डिपेंड करता है। सिलिकॉन के लिए अलग होगा, जर्मेनियम के लिए अलग होंगे, टंगस्टन के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग, एल्यूमिनियम। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर को बनाने के लिए यूज होने वाले मटेरियल की टाइप पर वो डिपेंड करता है। तो ये हो गया इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, थ्योरी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल सब बन जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर होगा। कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, खुद से नोट्स बनाओ, चाहते तो नेट से और पढ़ के अपना नोट्स स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।